गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर की। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बीएससी सेकेंड ईयर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे हम बात करें बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड, जिसका नाम है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट सेकेंड की, जिसका एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लांट रेस्पिरेशन। क्लियर बात यहाँ पे। तो प्लांट रेस्पिरेशन की अगर बात की जाती है तो जैसा कि हमारी लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि प्लांट रेस्पिरेशन मतलब प्लांट भी जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उससे वो CO2 रिलीज करते हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो उनमें भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म उसका देखने को मिलता है। और उसके डाइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो कंप्लीट रूप से और इनकम्प्लीट रूप से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन की उपस्थिति में उसका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिससे हमें क्या मिलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उसकी उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। और उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो अपघटित तो होता है लेकिन आंशिक रूप से, और उसके उत्पाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम वायवीय श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होगा, अपघटन होगा। और ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपघटन जब होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है कंप्लीट रूप से और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो एनर्जी हमें अलग अलग स्टेप्स में हमें देखने को मिलती है, या यूँ कहें कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग स्टेप्स में हमें देखने को मिलता है। तो हमने उसमें देखा था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कई तरीके से परफॉर्म होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंप्लीट देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था लिंक रिएक्शन, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है वो एज ए लिंक रिएक्शन एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो उसी की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसमें आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। डिस्कवरी इसकी क्रेब्स ने की है। इसका एक और नाम है जिसका नाम है यहाँ पे TCA। TCA इसको क्यों बोला जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता दूँ। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और CAC की फुल फॉर्म अगर बता दें तो इसका नाम है यहाँ पे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये दोनों नाम इस क्रेब्स साइकिल के ही हैं। ये आपको याद रखने की, यहाँ क्रेब्स साइकिल के और भी नाम होते हैं नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो लिंक रिएक्शन होती है, उस लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A की अगर बात की जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A की। तो सीधी सी बात है, इस एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A से कौन अटैच होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिनकी फुल फॉर्म रह गई है वो हम इसके जस्ट बाद में बताएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा भी जो है घबराए नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A से अटैच होता है। ठीक है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल कार्बन 6 कार्बन। और ये दोनों मॉलिक्यूल किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो इसका नाम है यहाँ पे सीट्रेट सिंथेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, सीट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सीट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, सीट्रिक एसिड। क्लियर बात, यहाँ पे क्या बनाते हैं, सीट्रिक एसिड। दूसरी बात, यहाँ पे H2O और कोएंजाइम A ये दोनों यहाँ पे अटैच होते हैं। मतलब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A सीट्रेट सिंथेज एंड H2O और कोएंजाइम A की उपस्थिति में क्या बनाता है, सीट्रिक एसिड बनाता है, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का। दूसरी बात,
सबसे पहला जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड। इसी वजह से इस साइकिल का नाम क्या रखा गया है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बात यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिट्रिक एसिड जो है वो अब एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, यहाँ पे सिस एकोनिटिक एसिड। कार्बन संख्या फिक्स रहेगी, अभी भी 6 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, यहाँ पे सिस एकोनिटिक एसिड। और ये सिस एकोनिटिक एसिड आगे चलकर वापस किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। और ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 6 कार्बन। क्लियर बात। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है तो हमें 1, 2 और 3, मतलब 3 हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर बात। तो क्रैब साइकिल के हमारे 2 नाम क्लियर हो गए, TCA और इसको CAC क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आइसोसिट्रिक एसिड एक नया एंजाइम है जिसका नाम है यहाँ पे आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अब यहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होगा, ऑक्जेलोसक्सिलिक एसिड। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज आ जाता है उसका सीधा सा मतलब होगा कि वो किससे रिलेटेड है, NAD या FAD से। मतलब वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमें NAD से NADH2 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये बात है, हमें वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब ये ऑक्जेलोसक्सिलिक एसिड जो कि कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ये एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज। तो ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अल्फा KTG। बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये कि ऑक्जेलोसक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, तो वहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन। और पूरी की पूरी क्रैब साइकिल के अंदर एकमात्र सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इन द क्रैब साइकिल। दूसरी बात, किस एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रोसेस हो रही है, डी कार्बोक्सिलेज। और मैंने बताया था डी कार्बोक्सिलेज का मतलब होगा कि रिमूविंग ऑफ द CO2। तो इसी वजह से 6 कार्बन से ये किसमें परिवर्तित हो गया, 5 कार्बन। क्लियर बात है यहाँ पे, तो ये CO2 यहाँ से रिलीज हो गई। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड दूसरा एंजाइम वापस डी कार्बोक्सिलेज है, मतलब एक CO2 वापस निकलेगी, तो 5 कार्बन से ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, 4 कार्बन। और इस कंपाउंड का नाम होगा यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम। क्लियर बात यहाँ पे, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सक्सिनाइल को एंजाइम A। लेकिन यहाँ पे एक और एंजाइम, और एंजाइम कौन सा है, डीहाइड्रोजिनेज। दैट मींस when alpha ketoglutarate acid convert into succinyl coenzyme A, one molecule of NADH2 are formed। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक मॉलिक्यूल NADH2 बनेगा। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A अब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सिनिक एसिड के अंदर। और सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब ये क्रैब साइकिल एनिमल्स में चलती है, दैट मीन्स हमारे अंदर ये चल रही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल GTP मिलता है। क्या मिलता है, एक मॉलिक्यूल GTP फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। लेकिन यदि ये क्रैब साइकिल प्लांट्स में परफॉर्म होती है तो वहाँ पे क्या मिलता है, हमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा ये, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो मैंने वापस बताया कि जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज आ जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे NADH2 या FADH2 बनेंगे। यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट कि फ्यूमेरिक एसिड अब
फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होता है, यहाँ पे मैलिक एसिड के अंदर किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। मैलिक एसिड की बात की जाए तो मैलिक एसिड जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होता है, वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। वापस डिहाइड्रोजनेज आ गया है, फिर यहाँ पे वापस हमें एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, NADH2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी क्रैब साइकिल जो है वो परफॉर्म होती है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट होती है, वापस ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर खत्म होता है। तो दिस इज द साइकिल दैट डिस्कवर्ड बाय द क्रैब्स। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, क्रैब साइकिल रखा गया है। वापस मैं एक बार ब्रीफ रिव्यू बता देता हूँ कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर के क्या बनाएंगे, सिट्रिक एसिड। किस एंजाइम की उपस्थिति में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में, साथ में H2O और कोएंजाइम A। सिट्रिक एसिड एक्रोलिटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है सिस एक्रोलिटिक एसिड के अंदर। सिस एक्रोलिटिक एसिड वापस एक्रोलिटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिलिक एसिड के अंदर। ऑक्जेलो सक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिलिक एसिड, सक्सिलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरिक से मैलिक, देन मैलिक से वापस क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हमारी क्रैब साइकिल जो है वो परफॉर्म होती है। क्लियर बात यहाँ पे? अब इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ATP, मतलब क्रैब साइकिल के अंदर हमें कितने मॉलिक्यूल ATP जो है वो गेन होंगे, प्राप्त होंगे। तो एक बार आप इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रैब साइकिल के अंदर ATP कैलकुलेशन, मतलब कितना मॉलिक्यूल ATP हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ATP कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो ATP 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन OLP। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो चीज़ यहाँ पे होती है, ग्लाइकोलाइसिस में भी होती है, शायद वहाँ पे मैंने नहीं बताई होगी, इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP मिल रहा है, वापस देख लीजिए, जहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP मिल रहे हैं कि अब ATP डायरेक्ट तो नहीं मिल रही है, सीधी सी बात है, लेकिन मैंने क्या कहा, जहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP मिल रहे हैं और वो ATP किसी दूसरे सबस्ट्रेट के काम आने की वजह से मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात है आपको? मैंने क्या कहा, जहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल एज ए सबस्ट्रेट काम करता है और उस सबस्ट्रेट की किसी दूसरे रिएक्शन में काम आने की वजह से क्या मिल रहा है, हमें ATP मिल रहा है, तो उस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल। दूसरा प्रोडक्शन है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव लेवल। ऑक्सीडेटिव लेवल की अगर बात की जाती है तो जहाँ पे हमें NADH2 या FADH2 मिलते हैं और उनसे हमें ATS में जाने के बाद में ATP जब मिलेंगे तो इस प्रकार के प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, OLP। इस तरीके से दो प्रोडक्शन होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सबस्ट्रेट is convert into product। तो इस प्रोसेस के टाइम पर, मतलब जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट के अंदर, तो जब हमें ATP मिलती है, ATP गेन, इसे हम क्या कहते हैं, SLP। क्लियर बात है यहाँ पे? और जब क्रैब साइकिल के अंदर SLP के ATP प्रोडक्शन की बात की जाती है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें वन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से, वन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से हमें कितने ATP मिल रहे हैं, 1 ATP। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप पायरुविक एसिड को क्यों लेके आ रहे हो। तो मैंने कहा कि जो लिंक रिएक्शन है वो क्रैब साइकिल का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए जो ATP कैलकुलेशन होती है वो लिंक रिएक्शन में भी कुछ प्रोडक्शन में हुआ है, कुछ चीज़ मिली है, तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर बात? यहाँ पे तो लिंक रिएक्शन को यहीं पे ऐड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से स्टार्ट किया। क्लियर बात?
तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं हमें 1 ATP। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में तो कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिले थे हमें 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से कितने ATP मिलेंगे हमें 2 ATP। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव की अगर बात की जाती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज जब हमें क्या मिलता है NaDH2 या FADH2, और ये NaDH2 FADH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं ATP के अंदर बाय द ETS, बाय द ETS। इस प्रकार की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं OLP, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से हमें टोटल 4 मॉलिक्यूल NaDH2 एंड 1 मॉलिक्यूल FADH2 मिलता है। क्लियर बात। कितना मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल NaDH2 और 1 मॉलिक्यूल FADH2। तो 2 मॉलिक्यूल अगर पायरुविक एसिड होगा इतना 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल क्या हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, इसको हम एक बार एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में डबल कर लेंगे इसे। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एक NaDH2 आपको कहाँ से मिला था, मैं सीधा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 NaDH2 कहाँ से मिला आपको फ्रॉम लिंक रिएक्शन, और बाकी के 3 कहाँ से मिले आपको क्रैब से। वैसे लिंक रिएक्शन भी क्रैब के अंदर ही आती है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए। तो जब हम ये प्रोडक्शन देख लेते हैं तो प्रोडक्शन देखने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ATP। तो यहाँ पे हमने ATP जब अमाउंट कैलकुलेट की तो डायरेक्ट 2 ATP तो हमें ये मिल ही चुके हैं, लेकिन अब NaDH2 और FADH2 को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे ATP के अंदर। तो जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या देखा, इसको भी हम एक मॉलिक्यूल के लिए ही लेते हैं, ये तो फिर इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे देखा 1 ATP। इसी तरीके से जब इनको कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे टोटल हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो इसमें 4 NaDH2 की अगर बात की जाती है तो ये तो हो जाएंगे 12 ATP, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NaDH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP अप्रोक्स होता है, वैसे तो 2.5 भी माना जाता है, और एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP। तो 4 के NaDH2 में मिले तो टोटल कितने ATP हो जाएंगे 12, और एक FADH2 है तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 ATP। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिलेंगे OLP के अंदर टोटल 14 ATP, और SLP में मिलेंगे 1 ATP। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से इसको ऐड कर दो आप SLP प्लस OLP, तो 1 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 15 ATP। और जब एक मॉलिक्यूल से 50 मिलेंगे तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2, तो हमें टोटल कितने मिल जाएंगे 30 ATP फ्रॉम द 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पूरी की पूरी क्रैब साइकिल में हमें कितने ATP मिल रहे हैं 30 ATP। नोट करिए आप इसको एक बार। तो इस तरीके से हमने क्या देखा टोटल कि पूरी की पूरी क्रैब साइकिल के अंदर जब पूरी की पूरी क्रैब साइकिल जो है परफॉर्म हो जाती है
तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 30 ATP जो है वो हमें गेन होते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से कितने ATP मिलेंगे हमें, 30 ATP। तो एक बार मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से कितने, 15 ATP। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से हो जाएंगे टोटल 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 ATP। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर बात है यहाँ पे। तो दिस इज द कंप्लीट क्रैब साइकिल, जिसमें हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमें जो क्रैब साइकिल है वो परफॉर्म होती है। एक छोटी सी फुल फॉर्म आपकी वहाँ रह गई थी, वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, OAA, जिसका नाम था यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्रैब साइकिल। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स वीडियोज़ को देखने के लिए।